नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्थिर विद्युत्की के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 होगा। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े हैं और एक ही सेशन में हो पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है बट यही प्रॉब्लम है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग पसंद नहीं करेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, मेरा पढ़ाना भी और आपका पढ़ना भी। तो इसलिए इसको मैं 2 भाग में लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो 25 मिनट से ऊपर की अगर जाती है तो मैं इसे 2 भाग में बाँट दूँगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग फ़िक्र ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अभी जो ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है जिसमें साइंस पूछा जा रहा है, उसने अलग से मेंशन कर रखा है सिलेबस में। तो जाहिर सी बात है कि आधा तो साइंस के ही क्वेश्चन होगा जीएस में। ठीक है, इस मान लीजिए अगर जीएस के अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मान के चलिए कि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपके साइंस के ही होंगे और बाकी आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये सब होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं स्थिर विद्युत के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले हम अपना हेडिंग डाल देते हैं, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है ये? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ पदार्थ को जब हम ले करके जब रगड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अपने हाथ पर भी अगर ले करके अगर रगड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ मतलब विपरीत विद्युत की प्रकृति के प्लस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और पदार्थों का जो आवेशन होना स्थिर विद्युत कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पदार्थ लिया, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपने इसमें से थोड़ा सा उठाया और अपने हाथ में लिया और इसको ले करके रगड़ दिया। ठीक है, जब आप इसको रगड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वेव आएंगे और कुछ निगेटिव वेव आएंगे। ठीक है, कुछ धन आवेश होंगे, कुछ ऋण आवेश होंगे। तो जो ये आवेश जो उत्पन्न हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको पदार्थों का आवेशन होना, इसको क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत की कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आवेशित हो रहे हैं। अगर आवेशित नहीं होते हैं तो हमें उन्हें स्थिर विद्युत नहीं कहते, लेकिन अभी चूंकि हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने डेफिनेशन बता दिया है, आप इसको ध्यान में अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ले करके रगड़ते हैं तो उनमें से पॉजिटिव और निगेटिव वेव दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और पदार्थों का आवेशन होना, अगर आवेशित नहीं होते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर भी आवेशन अगर उनमें हो रहा है तो उसी को स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इनसे मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि स्थिर विद्युत में उत्पन्न होने वाले आवेशों को धन या ऋण का नाम किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो प्लस यानी कि पॉजिटिव वेव और जो निगेटिव वेव, ठीक है, निगेटिव वेव, ये जो उत्पन्न हो रहा है ना, जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो इसका नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। बेंजामिन 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 फ्रैंकलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन, इन्होंने ही इसका नाम दिया था। ओके, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव वेव हो गया, ये पॉजिटिव वेव हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव वेव। हाँ, नेगेटिव वेव। ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक पॉजिटिव है और ये दूसरी क्या है? दूसरी नेगेटिव है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
आकर्षित आकर्षित करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो विपरीत जो चीज़ें होती हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित, जैसे मान लीजिए कि ये आदमी है, ठीक है, ऐसे समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आदमी है, ये औरत है, ठीक है, ये औरत है। तो ये दोनों क्या है भाई, मान लीजिए ये प्लस हो गया, ये क्या हो गई, ये निगेटिव हो गई। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो कुछ और चल रहा है, बट उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो प्लस प्लस भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, माइनस माइनस भी अट्रैक्ट करता है। अभी तो ये लीगल भी हो गया है, ठीक है, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है। बट आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि दो अलग आवेशित चीज़ें, ठीक है, दो अलग आवेशित चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि आकर्षित करती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक चालक होगा, ठीक है, इसका एक निश्चित क्षेत्र भी होगा। बट हम निश्चित क्षेत्र की बात नहीं, पूरे क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, हम बस इतने क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही यूनिट लेना है, बस सिर्फ एक ही यूनिट, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, या कितना भी हो, लेकिन चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, लेकिन हमको सिर्फ एक ही यूनिट लेके चलना है, ठीक है। तो इस एक यूनिट पर, ठीक है, इस एक यूनिट पर इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, इस पर कुछ आवेश तो होगा ना, इस पर आवेश होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। इसको क्या कहते हैं, इस पर आवेश होगा ना, इस एक यूनिट पर आवेश होगा, तो उसे क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही पृष्ठ का मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, और जितना ही कम होगा उतना ही कम हो जाएगा। जितना ही कम आवेश उतना ही पृष्ठ घनत्व आवेश कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, छोटा छोटा ये मिट्टी का कण है, ठीक है, इसको आप ले लीजिए, ओके। अगर आप इसको दबाएंगे थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके। बट मिट्टी उतनी ही रहेगी, लेकिन इसका डेंसिटी हाई है, ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, ठीक है। बट मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ एकदम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जैसे मान लीजिए कि बुनिया होता है ना, बुनिया, तो बुनिया को हम क्या करते हैं, कस कस के दबा देते हैं, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं, तो लड्डू बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा कि एक इकाई पर, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर स्थित स्थित आवेश, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। उस आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक मिनट इसको किनारे कर दें, पृष्ठ घनत्व कहलाता है, ओके। कि जितना ही ज़्यादा इस यूनिट पर आवेश होगा उतना ही ज़्यादा पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम चालक। चालक क्या होता है, चालक, जैसे आप नहीं सुनते हैं बस में, आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कंडक्टर साहब, कंडक्टर साहब, तो कंडक्टर कौन होता है, कंडक्टर चालक ही तो होता है, वही तो चलाता है बस को। मतलब चलाने का मतलब ये नहीं कि स्टीयरिंग नहीं संभालता है, बट उसी के आदेश पर तो बस चल रही है, ठीक है। अगर वो नहीं कहेगा तो ड्राइवर नहीं आगे बढ़ेगा, तुरंत बोल देगा कि ड्राइवर रुक जाओ, चालक ने बोला कि रुक जाओ, तो तुरंत ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक मारेगा, ओके। तो चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश या विद्युत
सुगमता से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, सभी धातुएं लवण युक्त जलीय विलयन आदि विद्युत के चालक पदार्थ हैं। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम विद्युत के सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले चालक हैं। ठीक है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जबकि दूसरे स्थान पर तांबा है। ओके, ये तो पूरा इसका डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई धातु है। ठीक है, धातु मत समझिए इसको, बस आप इतना समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश या विद्युत सुगमता से प्रभावित हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ आपने ले लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको वायर लगा दिया। ठीक, और यहाँ भी आपने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ये फ्लो कर रही है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये धातु है तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर ये धातु नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आगे नहीं जाएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कहने का यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि जितनी भी धातुएं होंगी वो एक कंडक्टर होती हैं, यानी कि चालक होती हैं। अच्छा, तो धातुएं तो हमारी चालक हो गई, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा कि एग्जाम में वो कहेगा कि सबसे बढ़िया चालक कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो बढ़िया होता है वो होता है विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, कई बार, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चांदी पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, ये रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तांबा। ठीक है, तो चांदी तो सबसे बढ़िया चालक हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर देनी है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हर जगह मतलब एकदम चांदी का ही तार लपेटते चलें। कितना तो चोरी हो जाएगा। अरे अभी तो एल्युमिनियम रहता है तो लोग चुरा लेते हैं, तो ये तो चांदी होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना चोरी होगा। अब महंगा भी है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ये चांदी वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अगर आप 1 मीटर बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमको लगता है कि आप मतलब हमको लगता है कि 10 सेंटीमीटर भी नहीं बना पाएंगे आप इससे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो क्या करती है कि बीच में तांबा डाल देगी और किनारे किनारे एल्युमिनियम को उससे लपेट करके और उसको मजबूती प्रदान कर देती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम भी जो होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये भी जो होता है एक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, बट हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं तांबे को और एल्युमिनियम को, क्यों? क्योंकि तांबा जो होता है ये मजबूती प्रदान कर देगा और एल्युमिनियम जो है उसको प्रोटेक्ट कर देता है ऊपर से। और कुल मिलाकर के बात ये है कि ये दोनों सस्ता होता है, चांदी से बहुत सस्ता होता है। ठीक है, हमने चालक देख लिया, अब हम देखेंगे अचालक। अचालक क्या होता है? अचालक क्या होता है? एक मिनट, थोड़ा सा सही कर दें इसे। तो दोस्तों देखिए, विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रभाव संभव नहीं है। अभी मैंने पिछले डायग्राम में बताया था आपको कि अगर, ठीक है, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपने ये वायर लिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया इधर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आगे नहीं जा पा रही है, आगे नहीं जा पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये अधातु है, अधातु है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है कि निकल जाएगी आगे? नहीं निकल पाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे अचालक। तो अचालक के आप उदाहरण लिख लीजिए, जैसे लकड़ी, रबड़, ठीक है, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक,
ठीक है। तो ये प्लास्टिक हो गया यहाँ पर, और फिर कागज, कागज और अभ्रक, ये इम्पोर्टेंट है, अभ्रक वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देता है कि क्या अभ्रक जो है ये मतलब धातु है कि अधातु है। तो बहुत लोग धातु मार देते हैं, जबकि अभ्रक जो है ये अधातु होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? तो जैसे देखिए, एक तो चालक आपने देख लिया, दूसरा आपने अचालक देख लिया। अब अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक में ये होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता जो होती है, विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एक, ठीक है, और एक ये हो गया। तो ये वाला जो है ना, ये क्या है? ये मान लीजिए चालक हो गया, चालक हो गया, ये अचालक हो गया, अचालक हो गया। ठीक है। बट ये जो मैं लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस जिस सेक्शन को, जिस भाग को, ये क्या हो गया? ये अर्धचालक हो गया, अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धचालक हो जाएगा। तो अर्धचालक में एग्जाम्पल पूछा जाता है, और ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। दूसरा जर्मेनियम, ये दोनों पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, जर्मेनियम। तीसरा गैलियम, गैलियम, ओके, गैलियम। फिर सेलेनियम, 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 ठीक है। फिर टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन, कि ये यम यम जो शब्द जो आ रहा है लास्ट में ना, ये कॉमन है इसमें। जैसे सिलिकॉन को अगर छोड़ दीजिए, सिलिकॉन को अगर छोड़ दीजिए तो जर्मेनियम, गैलिनियम, सेलेनियम, टेलिनियम, ये सब आपका अर्धचालक में ही आता है। ओके, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको क्या है। ठीक है। तो दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का स्थिर विद्युत बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो स्थिर विद्युत आवेश हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मान लेते हैं, इसको हम, एक मिनट, आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है। तो ये हमारा क्यू, इसको हम क्यू मान लेते हैं, Q1, और ये हमारा Q2 मान लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको विद्युत आवेश आप मानिए, विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश, ये भी क्या है? विद्युत आवेश। तो हमने दोनों को अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे दो की बात करेंगे, एक की बात नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि दो स्थिर विद्युत की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। एक का नाम Q1 हमने रख दिया, दूसरे का नाम Q2 रख दिया। ओके। अच्छा, अब क्या होगा कि इनके बीच, इनके बीच में कुछ दूरी भी होगी। ठीक है। तो दूरी को हम क्या मान लेंगे? हम R मान लेंगे, दूरी को हम R मान लेते हैं। ओके, दूरी R, ठीक है, के बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण होगा, ठीक है, या तो प्रतिकर्षण होगा, का स्थिर विद्युत बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यानी कि इसके जो मतलब आवेश की मात्रा के गुणनफल के, ये आवेश है
ठीक है, ये भी आवेश है और एक ये भी आवेश है। तो इनके गुणनफल के, इन दोनों को गुणनफल उनका मतलब गुणा किया जाएगा, कि अनुक्रमानुपाती होगा। कौन? कूलाम। ठीक है, वो जो होगा वो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है निकल करके, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो F क्या है? F जो है वो है उनके बीच का स्थिर विद्युत बल। ठीक है, बीच का स्थिर विद्युत बल। ठीक है, और Q मैंने आपको बता ही दिया, Q1 Q2 क्या है, तो विद्युत आवेश है। ठीक है, R क्या है? R मैंने यहाँ पे बता ही रखा है, R जो है दूरी है। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट आपसे मतलब ये फार्मूला पूछा जाएगा कि F इज इक्वल टू के। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पर? के एक नियतांक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक नियतांक है, नियतांक। ओके, एक मिनट थोड़ा पैर सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पर के क्या है? एक नियतांक है। ओके, और Q1 Q2 क्या है? तो विद्युत आवेश है। तो देखिए इन दोनों के गुणनफल के क्या है, ये F जो है यानी कि स्थिर विद्युत क्या है, ये एक तो मतलब Q1 Q2 के समानुपाती हो गया, लेकिन इनकी जो दूरी का जो वर्ग होगा इसका क्या है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे कर दूं Q1 Q2, तो ये क्या हो गया, ये समानुपाती हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर दूं R, तो ये क्या हो गया, ये R जो है ये F के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अगर नहीं इसमें कुछ समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसका जो फार्मूला है वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है कि किसी पिंड के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेशित पिंड के कारण विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो किसी आवेशित आवेशित पिंड के आसपास आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उस क्षेत्र जहाँ तक उस एक मिनट, क्षेत्र नहीं, जहाँ तक उस आवेशित पिंड के कारण, उस आवेशित पिंड के कारण विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, क्या कहलाता है वो? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसी आवेशित पिंड के आसपास का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है X। ठीक है, ये आवेशित होगा, जाहिर सी बात है कि इस पर आवेशित होगा। ठीक है, तो इस पिंड के जब ये आवेशित जब हो जाएगा तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये सब पूरा है, ये इसके आसपास का क्षेत्र ही तो है, ये सब पूरा है ही जितना है। ओके, पूरा आसपास का जो क्षेत्र है, तो का वो जो मतलब आसपास का जो क्षेत्र होगा उस आवेशित पिंड के कारण, इस आवेशित पिंड के कारण, ठीक है, विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने एक पिंड लिया, पिंड x, ठीक है। तो इस पिंड के आसपास क्या है, आवेशित क्षेत्र है। तो जहाँ तक इसका हम प्रभाव का महसूस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, ये, ठीक है। तो ये पिंड जो है, पिंड x जो है, ये तो आवेशित है। तो हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ तक महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आवेशित है। लेकिन क्या यहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं ये आवेशित है? यहाँ पर तो हमें नहीं महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ यहीं तक है, इसी लाइन तक है, इसी लाइन तक, इसी लाइन तक बस इसका प्रभाव है, ठीक है। यानी जितना मैंने ड्रॉ कर रखा है सिर्फ इतना ही इसका प्रभाव है। भाई पिंड तो हमारा ये हो गया, ये वाला पिंड हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव ये रहा, ठीक है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव है ना, सिर्फ वहीं तक, उसी मतलब क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और जहाँ प्रभाव इसका नहीं है, और जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो जगह है, ये वाला, तो ये वाला क्या विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका प्रभाव हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें पता यहाँ तक चल रहा है, तो ये वाला कहलाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारी तकरीबन 25-26 मिनट की हो गई है, ठीक है। और इसमें कल जो इसका जो सेशन आएगा वो आएगा, वो सेशन आएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल पर, जैसे कि प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और तृतीयक, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, और विभवांतर के बारे में पढ़ लेंगे, और विद्युत विभव के बारे में पढ़ लेंगे। यही 3-4 टॉपिक और इसके बचे हुए हैं। तो ये हमारा विद्युत मतलब स्थिर जो है, ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे विद्युत धारा। तो स्थिर विद्युत का हमें चैप्टर ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी विभवांतर को पढ़ेंगे, फिर विद्युत विभव को पढ़ेंगे, फिर प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। इनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और फिर हम अपना जो उसका अगला जो सेशन होगा वो हमारा विद्युत धारा से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।